हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क्स थ्योरम को स्टार्ट किया है। तो हमने अभी तक दो थ्योरम्स को स्टडी कर लिया है, एक थेवेनिन थ्योरम एंड दूसरी नॉर्टन थ्योरम। और आज हम तीसरी थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है और कहाँ पर ये अप्लाई होती है। तो जो आज का हमारा कंटेंट होगा सिलेबस का, उसमें हम कवर करेंगे स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, उसके बाद हम कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लिमिटेशंस कौन सी है। लिमिटेशंस का मतलब है कि किस एलिमेंट्स के साथ इस थ्योरम को नहीं अप्लाई कर सकते। और लास्ट में मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी है, तो आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये पहली बात, हम थ्योरम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सोर्स होंगे ईएमएफ के, और जो हमारा सर्किट होगा उसमें जो एलिमेंट्स लगे होंगे, जैसे एलिमेंट जे वाला है, एलिमेंट R1 R2 एलिमेंट लगे हैं, तो जे लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है, जो इसका ग्राफ है वो रीजन से स्टार्ट हो, जैसे ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ को ओबे करता हो। और दूसरा कि ये बाइलेटरल हो। बाइलेटरल का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होती है कि अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे तो भी जो करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे फिर भी जो करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप है वो सेम रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान से रखना कि जो हमारा सर्किट है वो लीनियर बाइलेटरल होना चाहिए। तो जो हमने इसमें क्या करना है कि जो जितना करंट है हमने क्या करना है, इससे पहले जो हमारे पास E2 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में सिर्फ एक सर्किट से ही करंट सॉल्व करना है। एक सर्किट, एक जो ईएमएफ का सोर्स है उसमें उसका जो मतलब इफेक्ट होगा उसमें से ही हमने करंट फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूं अभी कि अगर हमारे पास दो सोर्स हैं तो एक सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और दूसरे सोर्स के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो पहले वाला हमारे पास ईएमएफ का सोर्स है जिससे हमने कैलकुलेट किया उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उसके बाद हम दूसरे जो हमारे पास ईएमएफ का सोर्स होगा उससे हम करंट को कैलकुलेट कर देंगे। और लास्ट में जो इनका मतलब कंबाइंड करंट होगा, कंबाइंड होगा, उसको हम रिजल्ट में लिख देंगे। तो आपको समझ लग ही गया होगा कि इसमें क्या करते हैं हम, कि जो हमारा सर्किट है जहां पर दो या दो से ज्यादा सोर्स लगे होंगे वहां पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। एंड जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, लीनियर बाइलेटरल सर्किट होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि हम एक एक सोर्स को अलग से, एक एक सोर्स के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलग से फाइंड करेंगे, बाद में हम उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब है जिसका सर्किट एलिमेंट्स का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है। अगर करंट सोर्स होता तो इसको मैंने क्या करना था, इसको मैंने ओपन सर्किट कर देना था। ओपन सर्किट का मतलब इसको जो सर्किट है वो ओपन कर देना था। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें कहा कि अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो उसको कुछ नहीं करना था, उसको एज इट इज ही हमने सर्किट में कनेक्टेड रहने देना था। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको हमने कनेक्टेड ही रहने देना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको तो आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये सर्किट है, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है कि सबसे पहले मैंने जो E2 है इसको रिमूव कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे मैंने पहले टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। R1 और R1 की जो सीरीज में क्या है, R2 एंड R3, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो मैंने RT को फाइंड कर लिया। फर्स्ट स्टेप मैंने RT को फाइंड किया। उसके बाद मैंने I1 डैश को फाइंड कर लिया, I1 डैश को फाइंड कर दिया। ठीक है, मेरा कैसे आ गया, E1 डिवाइडेड बाय RT। तो ये वाला मेरा टोटल करंट आ गया। उसके बाद मैंने क्या करूंगा कि मैंने R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड कर लिया। जहां पर कौन सा रूल लगा है,
करंट डिवीज़न रूल लगा है। करंट डिवीज़न रूल मैंने आपको करवाया है। आप अगर आपको नहीं पता चला अभी भी तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, जहाँ पर मैंने करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल को आपको करवाया है। जितना कुछ भी मैं आपको अभी तक मैंने बोला है इस वीडियो में, चाहे वो लीनियर नेटवर्क की बात हो, चाहे वो बायलेटरल नेटवर्क की बात हो, इस पे मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो R2 का करंट भी हमने फाइंड कर दिया। R2 में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, वो किसके इक्वल आ गया, I2 डैश इज इक्वल टू टोटल करंट हमारे पास कितना था, और उसके बाद मैंने करंट को डिवाइड कर दिया जो करंट R2 में से फ्लो किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने I डैश को फाइंड कर लिया। ये वाला करंट जो R3 में से फ्लो करेगा वो क्या है, I डैश है, तो मैंने I डैश को फाइंड कर लिया। तो I डैश का भी मेरे को पता चल गया। अब मेरे पास 3 करंट आ गए। कौन कौन सा करंट आ गया, फर्स्ट करंट कौन सा है, I1 डैश, I2 डैश एंड I डैश। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि जो मेरे पास E1 है, देखिए मेरे पास 2 सोर्स थे। जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो कहाँ पर अप्लाई होती है, वहाँ पर 2 या 2 से सोर्स ज़्यादा हों, ये सर्किट में 2 या 2 से सोर्स ज़्यादा कनेक्टेड हों, वहाँ पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पहले मैंने E1 से फाइंड कर लिया करंट को, अब मैं E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड E2 से फाइंड करूंगा, जो E2 करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, उसको फाइंड करूंगा। तो सिमिलरली वहां पर मैंने क्या किया है कि RT फाइंड किया, जहां पर भी मैं RT फाइंड करूंगा। और RT कैसे फाइंड करूंगा, वहां पर मैंने R1 के सीरीज में दोनों लिए थे। अब R2 को मैं देखूंगा, R2 प्लस R1, इसको मैंने क्या कर दिया, जब दोनों पैरेलल में है, R1 एंड R3 पैरेलल में है, इसको इसलिए इसको पैरेलल में लिख दिया। और उसके बाद मैं I2 फाइंड करूंगा, I2 को फाइंड किया। ये वाला करंट मेरे पास आ गया, टोटल करंट आ गया। नेक्स्ट जो करंट R1 से फ्लो कर रहा है, R1 रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, अब मैंने वो फाइंड कर लिया। अब देख सकते हैं जहां पर भी मैंने करंट डिवीजन रूल को लगाया हुआ है। अब देखिए, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, आप इस वीडियो में बिल्कुल पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है करंट डिवीजन रूल के बारे में, और वहां पर मैंने न्यूमेरिकल भी दिए हैं आपको। तो न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसके साथ जो ये वाली थ्योरम है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, आप इजीली इसको सीख सकते हैं। अदरवाइज आप सोचेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए R3 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I किसके इक्वल आ गया, I2 जो करंट डिवाइड हो रहा था, R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। नेक्स्ट देखिए कि मेरे पास मैंने करंट दोनों सोर्स के कारण पता कर लिए, ठीक है। E1 का करंट भी फाइंड कर लिया कि जब E1 सोर्स कनेक्टेड होगा तो कितना करंट फ्लो करेगा, एंड E2 के कारण भी मैंने करंट को फाइंड कर लिया कि अगर E2 कनेक्टेड है सर्किट में तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब हमने अलजेब्रिक सम लेना है कि टोटल करंट देखना है कि कितना फ्लो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं I1, करंट जो I1 है इस सर्किट में। आप इस सर्किट को देख लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। आप इस सर्किट को देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने कैसे फाइंड किया है। अब मैंने I1 फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं I2 को फाइंड करूंगा, लास्ट में I को फाइंड करूंगा। तो आप देखिए कैसे फाइंड किया, I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डैश एंड I1 डबल डैश। अब देखिए करंट जो है दोनों ओपोजिट हैं। जो करंट इसके कारण फ्लो हो रहा है E1 के कारण एंड E2 के कारण, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया इसको। नेक्स्ट I2 डबल डैश जो ये वाला करंट एंड I-2, ठीक है, I2 डैश जिसको हम कहते हैं, वो भी करंट मैंने जहां पर फाइंड कर लिया। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट है, इसलिए इसको भी मैंने यहां पर माइनस का साइन लगा दिया है। तो लास्ट में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, I डबल डैश एंड I डैश, इसलिए जहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। इससे क्या है कि आपको एक सिंगल ब्रांच में भी पूछ सकते हैं कि करंट कितना फाइंड, सपोज करोगे आपको R3 में से भी पूछ सकते थे कितना करंट फ्लो कर रहा है, R1 में से भी करंट पूछ सकते थे कितना फ्लो कर रहा है, एंड R2 में भी पूछ सकते थे। सो
बहुत ही इजी थ्योरम है, इसको सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट कैसे कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर सर्किट कौन सा है, बाइलेटरल सर्किट कौन सा है, और करंट डिवीजन रूल को कैसे हम अप्लाई करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए ये वाली थ्योरम बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट लिमिटेशंस कौन सी है? पहली बात ये कि जे थ्योरम हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें जो ग्राफ ड्रा होता है करंट एंड वोल्टेज के बीच, वो ऐसा होता है, मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता सिंपली। तो यूनिलेटरल नेटवर्क पे इसको नहीं अप्लाई कर सकते, यूनिलेटरल जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर नहीं, जैसे डायड और बीजेटी, बीजेटी का मतलब ट्रांजिस्टर पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से सर्किट पे इसको अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में मैंने सभी वैल्यूज दी हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को समझाया है, सिमिलरली मैंने उसी तरीके से इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन किया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और उसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। होप सो आपको समझ आ गया होगा इस थ्योरम के बारे में कि थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी थ्योरम है, तो आप इसको अगर नहीं पता चला तो एक बार फिर वीडियोस को देख लेना एंड इसको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। इस सर्किट को सॉल्व करके इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है जो इसका आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।